अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, ना तो मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मेरा कोई कंसल्टेंट ऑफिस है। तो मैंने यूएस से B1 B2 कैटेगरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था अपने बिहाफ पर। मैंने किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं किया, किसी एजेंट को हायर नहीं किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अप्लाई किया था। तो देखें, यूएस से B1 B2 कैटेगरी एक ऐसा वीज़ा है, अगर ये आप हासिल कर लेते हैं ना, तो समझिए कि आप एक लकी पर्सन हैं। मतलब इसको हम एक मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा भी कहते हैं। तो मकसद ये है कि यूएस से B1 B2 एक ऐसा वीज़ा है, अगर आप हासिल कर लेते हैं ना, तो आप अगेन एंड अगेन यूएस के अंदर इंटर हो सकते हैं। मतलब कि आपका आना जाना लगा रहता है। ये आपकी पॉकेट मनी के ऊपर है कि क्योंकि यूएसए की जो फ़्लाइट की टिकट है वो काफ़ी कॉस्टली है। बस ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी जेब इजाज़त दे तो आप जो है ना अगेन एंड अगेन यूएसए और पाकिस्तान आ जा सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, या एक बंदा जब अप्लाई करता है यूएस से B1 B2 कैटेगरी वीज़ा के लिए, तो उसके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी उसको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, वो इंशाल्लाह मैं अपनी फुल कोशिश करूँगा कि आपके वो सॉल्व हो सकें। तो अगर हम DS-160 की बात करें, तो देखें यार, DS-160 जो फॉर्म, ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर यूएसए आपसे A to Z इंफॉर्मेशन जो है ना, वो आपसे DS-160 में ले लेता है। इसीलिए ही तो वो आपसे जो है ना, वो किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं करते जब आप इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि DS-160 जो फॉर्म है ना, वो आप खुद फिल करें। अगर आप खुद फिल नहीं कर रहे या करना नहीं आता, तो कम से कम जिससे आप करवा रहे हैं, आप उसके साथ ज़रूर बैठे हों, ताकि आपके नॉलेज में हो कि मैं क्या क्या जवाब दे रहा हूँ, क्या क्या हमने फ़िल किया है। और बाद में उसका जो है ना वो प्रिंट ले लें, उसको बार बार रिवाइज़ करें, देखें। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस के मुताबिक, उन्होंने जो मुझसे इंटरव्यू किया है ना, एम्बेसडर ने, उसने DS-160 के अंदर से ही जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना मुझसे पूछे थे। 2-3 क्वेश्चन आउट थे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन वो करते हैं वो DS-160 से ही करते हैं कि आया कि इसने जो फॉर्म फिल किया है इसने खुद किया है, या जो इसने उधर क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो क्वेश्चन आंसर, और ये जो अभी इधर बता रहा है आया कि वो सेम है। ये अपने माइंड में ज़रूर रखें कि जो DS-160 में वो पूछे, कोई क्वेश्चन वो एम्बेसडर पूछता है DS-160 वाला, तो वो आपका DS-160 वाला आंसर और आपका इंटरव्यू के दौरान जो आंसर वो सेम होना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर आपने रॉन्ग दे दिया, तो आप जो है ना वो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस की तरफ जा सकते हैं आप। तो कोशिश करनी है कि DS-160 जो फॉर्म है वो आप खुद फिल करें। ओके, DS-160 के अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, आपके बिज़नेस से रिलेटेड, इवन के आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके जो लिंक्स हैं वो भी जो है ना वो मांग रहे होते हैं, तो वो भी आपने उधर प्रोवाइड करने होते हैं। तो कोशिश करें कि DS-160 के अंदर किसी भी किस्म की जो है ना वो मिस्टेक वो है ना काबिल कबूल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता DS-160 के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा आंसर जो आपने गलत मेंशन कर दिया है, तो फिर क्योंकि DS-160 बाद में एडिट नहीं होता, तो इसलिए आपने कोशिश करनी कि DS-160 के अंदर आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक DS-160 जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो आपको उनको सबमिट कर देते हैं ना, तो आई थिंक उसके बिहाफ पर ही वो ना आपका जो है ना वो आंसर आ जाता है कि एम्बेसडर वो जजमेंट कर लेते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना।
तो कोशिश करें DS-160 जो है ना उसके अंदर किसी भी किस्म की जो मिस्टेक सर वो आप ना करें। तो बाकी DS-160 जब आप फिल कर लेते हैं उसके बाद वो सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट की डेट वगैरह आ चुकी होती है। तो DS-160 कोशिश करनी है कि आप खुद फिल करें। जी, ये तो बात होगी DS-160। अब हम बढ़ते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। मकसद है कि हम जब फैज़ाबाद अड्डे में पहुंच जाते हैं, वहां से लेकर इस्लामाबाद US एम्बेसी के अंदर पहुंचने तक का जो ट्रैवल है ना, उसके बारे में पहले मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आपने फैज़ाबाद अड्डे में जब पहुँच जाना है या कोई अपनी कन्वेंस पर आ रहा है तो डायरेक्ट आप इस्लामाबाद एम्बेसी पहुंच जाते हैं। अगर आप फैज़ाबाद अपनी कन्वेंस नहीं है अपने पास, तो अगर आप फैज़ाबाद अड्डे से आ रहे हैं तो आपने बाइकें करवा लेनी है या टैक्सी वगैरह करवा लेनी है। उसको कहना है कि यार मुझे जो है ना शटर सर्विस जो एम्बेसी है ना, एम्बेसी की जो शटर सर्विस है उधर जाना, क्योंकि इस्लामाबाद पूरे के अंदर एक ही शटर सर्विस है जो हमें एम्बेसी की तरफ लेकर जाती है। तो वो आपको वो शटर सर्विस के करीब उतार देगा। ठीक है, आपने इंटर हो जाना है। इंटर होने के बाद आपने किसी भी किस्म की परेशानी नहीं लेनी। उधर आपका जो मोबाइल है, आपका जो बैग है वो उधर सबमिट हो जाएगा। वो आपने इससे रिलेटेड परेशान नहीं होना। आप अपना बैग, मोबाइल फ़ोन या अदर कोई भी चीज़ है तो आप अपने बैग के अंदर रख कर वो सबमिट करवा सकते हैं। मोबाइल भी आपका जो है ना वो उधर सबमिट हो जाता है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद एक बिल्डिंग बनी होगी, वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बने होते हैं, उधर आपकी चेकिंग होती है। वो देखते हैं आई थिंक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो नहीं है, आपकी वॉच या इस तरह की कोई और चीज़ वगैरह जो खदशात हो का बाइस बने, वो आपसे ले लेते हैं। तो कोशिश करनी कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ वो जो है ना साथ ना लेकर जाएं, आपके लिए मसला बन सकता है। वो आपकी चेकिंग हो गई। चेकिंग होने के बाद इवन कि आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए हैं, आप वहाँ से जब वो बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग की अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आप इंटर होते हैं ना, तो इंटर होने के बाद वहाँ पर इंटरनेट कैफ़े है। वहाँ पर आप अपनी फ़ोटोकॉपीज़ करवा सकते हैं। आप अगर कोई प्रिंट निकलवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। यहाँ तक के फैसिलिटीज़ जो है ना वो अवेलेबल होती हैं। तो कोशिश करनी है कि आप जो है ना घर से ही अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करके जाएं, ताकि उधर जाके आपको इस तरह का कोई मसला पेश ही ना आए। ठीक है। उसके बाद अगर तो आपका इंटरव्यू का जो टाइम है वो अगर करीब है तो वो उधर लाइंस लगी होंगी, आवाज़ दे रहे होंगे US एम्बेसी, टर्किश एम्बेसी, जापान एम्बेसी, जो भी आपकी एम्बेसी होगी, जो आपको आवाज़ दे रहा होगा उसको आपने फॉलो करना है। काउंटर लगा होगा, ठीक है, उससे उस काउंटर पर आपसे ID कार्ड की कॉपी या पासपोर्ट की कॉपी ली जाएगी। उसके बाद अब जो लाइन लगी होगी ना सर, अब जो लाइन नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी शटर सर्विस के लिए लाइन। शटर सर्विस क्या है कि एम्बेसी जो है ना वो आपको कन्वेंस प्रोवाइड करती है, जो आपको जो है ना एम्बेसी के मेन गेट तक पहुंचाती है। वो एक इनकी अपनी सर्विस है। तो सर जो अब आपने लाइन पर लगना है ना, कोशिश करनी है कि यहाँ से ही समझ लें कि आपका इंटरव्यू जो है ना वो स्टार्ट हो गया। मकसद है कि आपने कोई भी बेहुदा हरकत नहीं करनी, एक्टिव होकर खड़ा होना है, किसी से बातचीत नहीं करनी। अगर करनी है तो एक लिमिट तक करनी है, ठीक है, और टांग के ऊपर टांग रख के खड़ा नहीं होना, ठीक है। मकसद कि एक्टिव हो बंदा कि इंटरव्यू देने आया है। ओके, ले जी, आपकी जो लाइन लगी है, आपका बारी आ गई है। तो शटर सर्विस के मुख्तलिफ़ चार्जेस हैं। तो इधर जो है ना वो हमको जो है ना वो ख़ास करके आई थिंक मेरे हिसाब से चूना लगाया जाता है। हर किसी से जो है ना वो डिफरेंट जो है ना शटर सर्विस के जो पैसे ले रहे होते हैं। तो कोशिश करनी है कि अगर वो कहे ना आपको कि 5,000 रुपये दे दें, 3,000 रुपये दे दें, अगर तो वो आपसे कहती है ना मैम कि 5,000 रुपये दे दें, तो आपने उसको कहना है कि मुझे जो है ना वो बस सर्विस चाहिए या चीप सर्विस चाहिए, मैं इतने अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो आपको जो है ना वो पैसे कम कर देगी। अगर आपने चुप करके दे दिए तो बस समझ लें कि आपका 5,000 गया। तो सफ़र कितना होता है सर? 2 मिनट का, 5 मिनट का मैक्सिमम।
तो कोशिश करनी है कि वो जो है ना, आपने मैम से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे जो है ना वो छोटी चीप सर्विस दी जाए, बस सर्विस दी जाए, मैं इतने फ़ोन नहीं कर सकता। वो आपको 2-3 हज़ार रुपये जो है ना सर, वो उसी वक्त जो है ना वो छोड़ देगी। ठीक है सर, ये भी एक एक्सपीरियंस था। तो ले जी, आपने फ़ीस सबमिट कर दी। अब आपको जो है ना एक रूम की तरफ लेकर जाया जाएगा। वहाँ पर आपको गाड़ी में बिठाएंगे, आपको यूएस एम्बेसी के मेन गेट के ऊपर उतार देंगे, और आफ्टर टू योर इंटरव्यू आपको जो है ना वो जो सर्विस शटर सर्विस प्रोवाइड की गई थी वही आपको जो है ना वो दोबारा वहाँ पर पिक करनी आएगी। आपने बैठना है और फिर जो है ना वापस आ जाना है। तो ले जी, आप सर शटर सर्विस में बैठ गए, आप मेन गेट के ऊपर उतर गए हैं, यूएस एम्बेसी के मेन गेट पर उतर गए हैं जी। तो मेन गेट पर जब आप उतरेंगे तो सामने ही एक आदमी खड़ा होगा। वो आपसे कहेगा कि अपना DS-160 और पासपोर्ट जो है ना वो बाहर निकालें। वो आपका DS-160 चेक करेगा क्या है कि वाकई इसकी इसी टाइम और इसी डेट पर अपॉइंटमेंट है, वो चेक करेगा। ओके, फिर आपको वो रेफ़र करेगा लेफ़्ट या राइट साइड पर एक काउंटर होगा, उस मैम के पास या सर के पास। जब ही आप उस मैम या सर के पास जाएंगे तो वो आपसे DS-160 और आपका जो पासपोर्ट है ना वो कहेगी कि मुझे दें। वो आपने उसको प्रोवाइड करना है। यहाँ से आपका तकरीबन आप समझे कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट है जी। उसने वो आपसे पासपोर्ट DS-160 फॉर्म लिया। वो आपसे पूछेगी कि सर आपका पहले कहीं नाम तो चेंज नहीं हुआ, आपने कहना है कि नहीं। ओके, फिर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी कि सर आप किस लैंग्वेज में जो है ना वो इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो आपने उर्दू में देना है उर्दू बताएं, पंजाबी में देना है पंजाबी बताएं, इंग्लिश में देना है इंग्लिश बताएं। इसका आई थिंक कोई इफ़ेक्ट नहीं होता कि जी मेरा इंटरव्यू एम्बेसडर समझेगा कि यार ये देखें यूएस से जा रहा है तो इसको तो इंग्लिश नहीं आती, तो ये उर्दू सेलेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। देखें, एम्बेसी है वो आपको एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए, आप उसको अगेन करें ना, तो मसला नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में भी देना चाहें आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसका इंटरव्यू के ऊपर किसी भी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। बस ये है कि इंटरव्यू के दौरान वो आपसे पूछ सकती है या पूछ सकता है कि आप यूएसए के अंदर जा रहे हैं, तो उधर तो इंग्लिश बोली जाती है, तो आप उधर किस तरह जो है ना वो डिस्क्राइब करेंगे या किस तरह आप बोलेंगे। तो उधर आपने जो है ना अपने अल्फाज में उनको गाइड करना है, तो बताना है कि जी मैं इस तरह करूँगा या मुझे ट्रांसलेटर होगा मेरे साथ या जो भी है। तो आप अपने माइंड से अपने नॉलेज के हिसाब से जो आपको इंग्लिश अच्छी लगे, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वो आपने चूज़ कर लेनी है जी। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको मेन एम्बेसी के गेट की तरफ रजू किया जाएगा। आप एम्बेसी के अंदर इंटर होगे, सेकंड फ्लोर पर आप जाएंगे तो फिर एक दरवाज़ा आएगा, वो आपने इंटर होना है। तो समझ लें आप जिधर आपने इंटरव्यू देना है आप उसके अंदर इंटर हो चुके हैं। वही बात कि आपने बिल्कुल भी जो है ना वो कोई भी मकसद है कि गलत हरकत नहीं करनी जिससे कि आपके इंटरव्यू पर कोई इफ़ेक्ट हो। ओके, तो उधर भी कैमरास लगे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं क्या सीन है आपका, क्या स्टेटस है। ओके, तो वहाँ पर आपको एक या दो आदमी जो है होंगे ना वो आपकी हेल्प के लिए जो है ना वो उधर खड़े होंगे। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका किस कैटेगरी का वीज़ा है। वो आपने बता देना कि B1 है या कोई और है, बिज़नेस है या जो भी है, विज़िट है, जो भी आपने उनको बताना है। वो आपको बताएंगे कि जी फ़लाने काउंटर के ऊपर 19 नंबर 20 नंबर 13 नंबर 10 नंबर उधर चले जाएँ। तो आप उधर चेयर्स लेंगी होगी, तो आपने जो है ना उधर चेयर्स के ऊपर जाके बैठ जाना है। चेयर्स के ऊपर बैठ जाना है। 5 चेयर्स लगी होती हैं। विड्थ की बात करें तो काउंटर के हिसाब से काफ़ी लंबी चेयर्स की लाइन लगी होती है, लेकिन अगर जहाँ पर आपने इंटरव्यू देना है उस रो की बात करें तो उधर 5 चेयर्स लगी होती है, मतलब 5 आदमी उसके ऊपर बैठते हैं या 6। तो जैसे एक आदमी इंटरव्यू क्लियर करता है तो दूसरा जो ना आगे आगे बढ़ता जाता है और इस तरह जो है ना वो इंटरव्यू आपका हो जाता है। चलते हैं जी इंटरव्यू की तरफ जी।
अब आपकी बारी आ गई है इंटरव्यू की। सबसे पहले आपने जो है ना वो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। ओके। सबसे पहले अगर तो मॉर्निंग टाइम है, 8 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, तो आपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कहना है, हाय मैम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। जो भी आप अपने अल्फाज में बयान कर सकें तो जो है वो आप कह सकते हैं। ओके। सबसे पहले वो जो है ना आपसे वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेगी। आपके और उसके दरमियान एक मिरर है, शीशा लगा हुआ है। ओके। और साइडों पर जो है ना वो स्पीकर लगे हुए हैं। आपकी आवाज़ उसकी तरफ भी जा रही है, उसकी आवाज़ आपकी तरफ भी आ रही है। ओके जी। आपके फिंगरप्रिंट होंगे। फिंगरप्रिंट होने के बाद आपकी 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट होंगे। तो उसके बाद वो कहेगी कि प्लीज़ क्लीन दी मशीन। वो आपने जो है ना उधर टिश्यू पड़ा होगा उसको साफ़ कर देना है। ओके, अच्छे से। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपने अपने माइंड में रख लेना है बिल्कुल। ओके। अच्छा, अगर तो आपने उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट किया होगा तो उधर इस तरह का कोई सीन नहीं है कि जी आपने बाहर जब उसने मैम ने पूछा आपसे तो आपने उर्दू लैंग्वेज या पंजाबी को सिलेक्ट किया। अगर तो इंग्लिश को में सिलेक्ट किया तो मसला नहीं है, फिर तो आपका होना ही इंग्लिश में इंटरव्यू है। अगर तो आपने उर्दू या पंजाबी को सिलेक्ट किया तो आप ये समझ रहे होंगे कि यार मुझे बिठाया ही उसके पास जाएगा जो मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही एम्बेसडर होता है, उसने फिर जो है ना जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होती है उसको बुलाना होता है, मुखातब करना होता है। तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है फिंगरप्रिंट होने के बाद, तो आपने अगर तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन करे इंटरव्यू से रिलेटेड तो आपने फौरी कहना सॉरी मैम, आई हैव सेलेक्ट उर्दू लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज। जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी तो आपने उसको कहना है कि मैम आई सेलेक्ट उर्दू लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज, सो आई नीड टू उर्दू ट्रांसलेटर और पंजाबी ट्रांसलेटर। ओके। देन वो आपको जो है ना सर वो ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने उधर कुछ नहीं कहा तो आपको फिर इंग्लिश के अंदर ही इंटरव्यू देना होगा। ओके। ये जो है ना आपने बात अपने जहन में लाजमी रख लेनी है कि आप ये मत समझिएगा कि अगर मैंने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो मुझे उर्दू वाली मैम या सर के पास ही बिठाया जाएगा। नहीं 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 नहीं, आपके फिंगर होंगे। उसके बाद वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करे तो आपने कहना है सॉरी मैम या सर, मैंने ये लैंग्वेज सेलेक्ट की है, मुझे ये प्रोवाइड की जाए। ओके। देन वो बुलाएगी, फिर आपका जो है ना वो इंटरव्यू उस लैंग्वेज में होगा। ओके। इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी से ऑलमोस्ट किया जाता है वो पूछते हैं जी वाई यू वांट टू गो यूएसए, आप यूएसए के अंदर क्यों जाना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वो आपने बताना है। ठीक है। उसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन हुए थे मैं वही आपको जो है ना वो बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे भी यही हुआ, वाई यू वांट टू गो यूएसए। उसके बाद व्हाट डू यू डू, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, वो मैंने बताया। उसके हर किसी का केस जो है ना वो DS 160 केस डिफरेंट होता है। तो हर किसी से जो है ना DS 160 या हर किसी के फ़ाइल के मुताबिक ही क्वेश्चन किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाई यू वांट टू गो यूएसए एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट डू यू डू इन पाकिस्तान। ओके, वो मैंने बताया। थर्ड क्वेश्चन मेरे बिज़नेस से रिलेटेड था कि इट्स योर ओन बिज़नेस और फादर बिज़नेस, तो वो मेरा अपना बिज़नेस था तो वो मैंने बताया इट्स माय ओन बिज़नेस। 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो ये था कि विच ईयर यू हैव स्टार्ट योर बिज़नेस, आपने अपना बिज़नेस किस साल में जो है ना वो स्टार्ट किया, वो मैंने बताया। फिर उसके बाद उसने पूछा कि आपका जो अपना बिज़नेस है वो कितने पैसों से आपने स्टार्ट किया। मेरा इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ था। ओके। तो वो मैंने बताया कि जी जितने भी मेरा था वो प्राइवेसी है, वो मैंने बताया कि जी मैंने इतने पैसों से स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस। 5 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन जो था ना वो सर था स्टडी से रिलेटेड, मेरी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। उसने मुझे कहा कि हैव यू डन योर ग्रेजुएशन, मैंने कहा येस। उसने फिर कहा कि विच ईयर यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, वो मैंने उसको बताया। लास्ट जो क्वेश्चन था ना वो मेरा CGPA से रिलेटेड था
कि हाउ मैनी यू हैव गॉट योर CGPA, वो मैंने बताया। तो मकसद ये है कि ये यहाँ तक जो है ना इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका था। ये 6 से 7 क्वेश्चन उसने पूछे। तो मकसद है कि हर किसी का केस, हर किसी की फ़ाइल डिफरेंट होती है, उसकी जो जिसकी जैसी फ़ाइल होती है उससे रिलेटेड ही वहाँ से जो है ना वो क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मेक श्योर जो आपका DS 160 है ना, मैं अगेन कह रहा हूँ कि उसके अंदर किसी भी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और जो भी उधर इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें वो आपको पता हो, क्योंकि DS 160 के अंदर से ही जो है ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी, तो ये आपका इंटरव्यू हो चुका है तकरीबन। तो नेक्स्ट जो है ना वो आपसे आपको अगर तो आपको वीज़ा ग्रांट करना हो तो फिर जो है ना वो आपको ग्रीन कलर का एक कार्ड प्रोवाइड करती है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो फिर येलो कलर का जो है ना वो आपको कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो उसके ऊपर कुछ मालूमात लिखी थी वो आपने पढ़ लेनी है। अल्लाह करे आपका वीज़ा लग जाए। और एक माइंड में मेरे और क्वेश्चन आ रहा है, अगर तो आपने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी तो वो अगर आपसे पूछती कि आप अमेरिका के अंदर जा रहे हैं तो उधर तो इंग्लिश बोली जाती है, तो आपने उर्दू को सिलेक्ट किया है तो आपको तो इंग्लिश आती नहीं है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो आपको आंसर देना चाहिए वो ये है कि आप उसको कहें कि देखें, उर्दू मेरी एक नेशनल लैंग्वेज है। ये बात नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है लेकिन इतनी नहीं आती कि मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। उर्दू या पंजाबी एक मेरी मादरी या नेशनल लैंग्वेज है। तो जिस तरह मैं अपनी नेशनल लैंग्वेज के अंदर आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, इस तरह मैं इंग्लिश के अंदर नहीं कर सकता था। मैं इंग्लिश को समझ भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, तो इसलिए मैंने उर्दू लैंग्वेज को सेलेक्ट किया। ये था मेरा एक्सपीरियंस। आपको जो अच्छा लगे वो आप उसको बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, और काफ़ी जो आपके क्वेश्चन जो आपके माइंड में होंगे, काफ़ी जो इश्यूज़ होंगे वो सॉल्व हुए होंगे। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि किसी और का भी जो है ना वो भला हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।